हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सारस्वत एंड हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ होम साइंस नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर। एंड उसमें से हम 22 क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और अब 23rd क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इसी तरह से पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो 23rd क्वेश्चन है दैट इज the following are the characteristics of non-parametric test। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की हैं। फर्स्ट इज डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये सही। ये जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये कहता है कि वो कोई पर्टिकुलर उनका कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि वो बहुत ही स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं। देन बी है दे आर क्विक एंड ईजी टू यूज़। तो ये भी सही है, वो बहुत मतलब हम इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और क्विक होते हैं यूज़, मतलब एकदम से इनका यूज़ कर सकते हैं। देन है कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हम इन्हें नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा या नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन है डी कैन बी यूज व्हेन मेजरमेंट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट। तो ये जो पॉइंट है ये भी करेक्ट है। जब डेटा एक्यूरेट ना हो, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है अगर डेटा, तो भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। देन है मेक एजम्पशन अबाउट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो तभी यूज़ होते हैं जब वेरिएंस होमोजेनस नहीं होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के, वो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट और कुरुस्कुल वॉलिस टेस्ट और विलिकोक्सॉन टेस्ट। तो ये इस टाइप के नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। ये पैरामीट्रिक के मुकाबले इजी होते हैं यूज़ करने में और क्विक होते हैं और ऑर्डिनल नॉमिनल डेटा के साथ यूज़ किए जा सकते हैं और वेरी स्क्वीड डेटा के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये है हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द थ्योरी दैट होल्ड्स behavior is strongly influenced by biology and evolution is referred to as। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि कहती है कि इवोल्यूशन के द्वारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? तो वो इकोलॉजिकल थ्योरी तो नहीं है, ना ही इट्रोलॉजिकल है और ना ही इरिक्सन की जेनेटिक्स थ्योरी है। तो जो इसका आंसर करेक्ट है वो है डार्विन्स थ्योरी। तो गाइस, जो ये डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जिसने कहा है कि इवोल्यूशन जो कि नेचुरल सिलेक्शन से होती है, वो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है भले ही वो, तो उसे उससे उसमें चेंज आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। जो चेंज होता है उसके फिजिकल और बिहेवियल ट्रेट में, तो उसके बिहेवियर में और उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, वो इवोल्यूशन या बायोलॉजी का ही परिणाम होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें इधर स्पेस जोन्स फॉर कम्युनिकेशन दिया है एंड इधर डिस्टेंस दिया है। तो सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस। यहाँ पर स्पेस दिया है कि कौन से टाइप के जो स्पेस जोन है उसमें कितना डिस्टेंस होगा। तो गाइस, सोशल स्पेस हो गया, यानी कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप थोड़ा उन लोगों को कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप उनसे जितना डिस्टेंस रखेंगे वो आपका सोशल स्पेस हो गया। तो इसका जो सोशल स्पेस मतलब जो आप अपरिचित लोगों के साथ रखें या थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो ये सोशल स्पेस आपका जो इससे मैच होगा वो आपका है 4th, यानी कि एक्सटेंड्स विद इन अ रेडियस ऑफ 4 फीट टू 12 फीट, यानी कि 4 फीट से 12 फीट की दूरी
उन दोनों कम्युनिकेटर्स के बीच में रहती है। देन पब्लिक स्पेस ऐसा हो गया कि आपको जो बोलने वाला है यानी कि जो कम्युनिकेटर है सिर्फ आपको दिखाई भी दे तो भी सफिशिएंट होता है। तो पब्लिक स्पेस जैसे कि मान लीजिए आप कोई कुछ सुन रहे हैं तो भी वो आपका पब्लिक स्पेस जोन में आएगा वो वाला कम्युनिकेशन। तो उसमें चाहे आपको आवाज़ आ रही है चाहे वो दिखाई दे रहा है, बहुत दूर से भी है तो भी आपका ये पब्लिक स्पेस जोन में आएगा। लेकिन ये सोशल जोन से थोड़ा ज़्यादा इसमें डिस्टेंस होता है। तो पब्लिक स्पेस आपका है starts from 12 feet and may extend up to 25 feet or to range of eyesight and hearing of a communicator। तो इतना हो 12 फीट से लेके आपका 25 फीट तक वो एक्सटेंड कर सकता है और आपकी आई साइट की रेंज हो या फिर आपको सिर्फ सुनाई भर दे तब भी आपका पब्लिक स्पेस जोन होगा। तो इसका जो मैच होगा वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। देन इंटीमेट स्पेस मतलब बहुत ही करीबी स्पेस जोन है, इसमें कोई स्पेस ही नहीं है ये समझ लीजिए। तो इसमें टच भी इंक्लूड होगा, आपका इतना स्पेस है कि आप टच भी उसमें इंक्लूड होगा। जैसे कोई पेरेंट है वो अपने बेबी को ले रहे हैं गोद में, ठीक है, वो आपका कोई केयरिंग वन या लव्ड वन जो कनेक्शन या जो स्पेस जोन आप उसके साथ शेयर करते हैं वही है इंटीमेट स्पेस। तो ये है एक्सटेंड्स विद इन 18 इंचेस 1.5 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर। तो 1 फीट तक का ही सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, उससे भी कम हो सकता है। देन पर्सनल स्पेस मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर हैं एंड आपके साथ कोई नोन है और आप उन्हें ऐसी कुछ बात बता रहे हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी को ना पता चले, तो आप बहुत ही थोड़ा पास होके करेंगे, बस इससे थोड़ा इंटीमेट से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा, वो आपका होगा पर्सनल स्पेस। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो वो होगा आपका पर्सनल स्पेस, या फैमिली मेम्बर्स के साथ तो वो हो गया आपका पर्सनल स्पेस। तो ये हमारा मैच होगा विद थर्ड ऑप्शन, एक्सटेंड विद इन अ रेडियस ऑफ 18 इंचेस 1.5 फीट ऑफ कम्युनिकेटर। तो गाइज आपको आई थिंक ये सारे स्पेस जोन अच्छे से हो गए होंगे, ये मैंने ट्राई किया है पूरा समझाने का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है थर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 26। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन एट डाइटरी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल टू डिलीवर डाइट्स टू पेशेंट्स आर रिक्विजिशन स्लिप, वार्ड वाइज और वर्क स्केड्यूल, प्रोडक्शन स्केड्यूल, मेन्यू टैली और कैश बुक। तो इनमें से कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि मेंटेन करने होते हैं डाइटरी डिपार्टमेंट पे जब भी किसी हॉस्पिटल में डाइट डिलीवर की जाती है? तो उसमें हमारा रिक्विजिशन स्लिप है एंड प्रोडक्शन स्केड्यूल है एंड मेन्यू टैली है। तो वर्क स्केड्यूल एंड कैश बुक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कैश बुक थोड़ा अकाउंटिंग से रिलेटेड है एंड वर्क स्केड्यूल मैनेजरियल प्रोसेस, मतलब होता तो है हॉस्पिटल में बट ये डाइटरी डिपार्टमेंट के जो डाइट डिलीवर के टाइम पर ये यूज नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग चीज हो गई है। तो जो रिक्विजिशन स्लिप होती है, रिक्विजिशन स्लिप आपका एक पूरा ब्यौरा या फिर आप इसको कह लीजिए एक डिमांड लेटर टाइप का होगा। उसमें आपकी टोटल जो डेली डिमांड होगी या फिर ऑर्डर होगा फूड का एंड अमाउंट कितने अमाउंट है और उसमें डेट भी मेंशन होगी, तो ये आपकी हो गई रिक्विजिशन स्लिप। देन आपका है प्रोडक्शन स्केड्यूल में आपका मेन्यू आएगा और मतलब मेन्यू प्लानिंग आएगी, मेन्यू सर्विस आएगी, मटेरियल जो यूज होना है एंड इक्विपमेंट और साथ ही साथ लेबर भी इसमें आता है। तो प्रोडक्शन स्केड्यूल मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा जो कि खाना बनने तक का आपका जो भी प्रोसेस है वो सब, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है। देन मेन्यू टैली, तो मेन्यू टैली अगर आपने हॉस्पिटल में मतलब डायटीटिक्स डिपार्टमेंट में अगर इंटर्नशिप की है देन आप अच्छे से जानते होंगे इसे मेन्यू टैली को। तो मेन्यू टैली होता क्या है, मेन्यू टैली में आपका सारा ब्यौरा होगा कि कितनी वेजिटेरियन डाइट है, कितनी नॉन वेजिटेरियन है, कितनी रीनल डाइट्स हैं, कितनी डायबिटिक डाइट है एंड लो सोडियम डाइट है या फिर कितनी लो सोडियम डाइट है या फिर कितनी अलग और भी वेराइटीज हो सकती हैं। तो वो सारी ब्यौरा यानी सारी डिटेल्स उसमें होती हैं मेन्यू टैली में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो गाइस इसका ऑप्शन सेकंड आंसर करेक्ट है। देन हमारा 27 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी डाइटरी इंटरवेंशन इज एडवाइजेबल बिकॉज।
तो क्यों डाइटरी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती हैं, एडवाइस करना उनको, वो यहाँ पर फिर केस दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनकी वजह से रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑप्शन ए है, दे नीड मोर न्यूट्रिशन देन अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर जो डिसेबल चाइल्ड हो उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन उस मतलब जो उसकी एज वाइज जो रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं मेंशन भी नहीं है। देन बी ऑप्शन है, दे टेंड टू हैव पुअर एपेटाइट। हाँ, ये हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है उनमें। देन सी ऑप्शन, दे मे नॉट बी एबल टू च्यू रेगुलर फूड। हाँ, ये हो सकता है, बिकॉज हम नहीं जानते कि ऑरल हो सकता है, ओरल कोई डिसेबिलिटी हो, कोई लिप में कोई मेलफॉर्मेशन हो, या फिर कहीं पर भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। किस टाइप की डिसेबिलिटी, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो सकती है। देन ये तो इसमें ये केस बन सकता है सी। देन डी है, द नीड टू बी रीइंफोर्स्ड विद फूड टू मैनेज देयर बिहेवियर। ये रॉन्ग है, क्योंकि उनका बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, मान लीजिए अगर डिसेबल है कोई और उसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, तो आप उसका बिहेवियर उसे ठीक करने के लिए, उसे या फिर नॉर्मल बनाने के लिए आप उसे फूड के साथ तो रीइंफोर्स नहीं कर सकते ना कि बेटा ऐसा करो तब हम तुम्हें खाना देंगे। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। ई है हमारा फिर, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स में बी ओवरलुक्ड बाय पेरेंट्स। होता है, क्योंकि देखिए जो एक नॉर्मल चाइल्ड है एंड एक है स्पेशल या फिर डिसेबल चाइल्ड, तो जो नॉर्मल चाइल्ड है उसके प्रति माता पिता का जो मतलब पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा या उन्हें देखने का जो तरीका होगा, उनके बारे में सोचने का, वो डिफरेंट है, स्पेशल चाइल्ड के प्रति डिफरेंट है। तो ये केस भी वहाँ पर बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है थर्ड, बी, सी एंड ई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर यूथ रूरल एंड अर्बन पुअर एंड एफ्लुएंट इज। तो ये कौन सा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूथ के लिए बेसिकली करा गया है हेल्थ प्रोग्राम। तो NFSM है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तो आपका है उसमें वीट सीरियल्स, वीट और जो स्टेपल सीरियल्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे उसका जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, और साथ में उसमें जो PDS सिस्टम होता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कम से कम रेट में जो पुअर पॉपुलेशन है उसे अच्छे से अच्छा मिल जाए, स्टेपल डाइट उन्हें प्रोवाइड हो जाए, जैसे कि सीरियल्स हैं, तो उसके लिए प्रयास किया गया। तो ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और ये 2007 में आया था। देन है सबला। तो सबला बेसिकली अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, एंड इसकी फुल फॉर्म है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडोलेसेंट गर्ल। तो अडोलेसेंट गर्ल के लिए है, तो ये तो है नहीं ना अलग से कि हेल्थ के लिए है। तो बेसिकली इसमें वोकेशनल स्किल को सिखाने, यानी कि उनके अंदर डेवलप हो वोकेशनल स्किल, ऐसा प्रयास किया गया था सबला स्कीम के अंतर्गत। देन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो है RKSK। तो RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो बेसिकली 2014 में, यानी कि 2014 में आया था, एंड इसका जो मेन मोटिव था वो था हेल्थ को प्रमोट करना। तो ये यूथ के लिए है, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे कि किशोर, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम तो यूथ के लिए है, सभी यूथ के लिए है, यानी कि चाहे वो रूरल हो, पुअर हो, अर्बन हो भले ही, या फिर रिच हो, तो उसके सबके लिए है यहाँ पर। और इसमें हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना था जो कि हमारे जो यूथ है। तो इसमें एक और पॉइंट है कि उनके लिए जो जिस भी तरह से उनकी हेल्थ एंड वेलबींग प्रमोट हो, उसके लिए जितनी भी संभव मदद है, यानी कि पूरा सपोर्ट वो गवर्नमेंट उन्हें देगी। तो इसका मेन एम था कि उनकी हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट किया जाए। देन हमारा एन है, देन हमारा है NGCP। NGCP है नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम,
तो ये आया था 1962 में एंड इसकी फुल फॉर्म है नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम एंड देन इसे रीनेम्ड कर दिया गया 1992 में। बेसिक पर्पस था इसका कि जो घेंगा रोग है यानी कि गॉइटर है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होने वाला डिसऑर्डर, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हमारा है RKS के यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। एक लिस्ट में टेक्सचर्स दिए हैं, दूसरी में इफेक्ट दिया है कि पहनने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन फर्स्ट में यहाँ पर है शाइनी टेक्सचर, बी में है डल टेक्सचर, सी में है सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक्स एंड डी में है स्टिफ एंड बल्की फैब्रिक्स। तो जो शाइनी टेक्सचर होता है, शाइनी टेक्सचर क्या होता है, वो फिगर को एनलार्ज दिखाता है। डल टेक्सचर जो होता है वो एनलार्ज नहीं होता बल्कि सूटेबल होता है सबके लिए। एंड सॉफ्ट एंड क्लिंगी जो बॉडी फिगर को हाईलाइट करता है, तो हाईलाइट करेगा तो इरेगुलरिटीज भी दिखाई देंगी। और स्टिफ एंड बल्की फैब्रिक इरेगुलरिटीज को नहीं दिखाता बल्कि वो बॉडी को एक तरह से ऐसे कवर करता है कि उसमें बल्की है तो ऑफकोर्स उस पर कुछ ऐसे शो अप नहीं होगा। तो शाइनी टेक्सचर, तो जो शाइनी टेक्सचर है वो हमारा है मेक द पर्सन अपीयर लार्जर यानी कि थर्ड ऑप्शन। देन बी है, बी का ऑप्शन होगा 1, डू नॉट एनलार्ज द बॉडी एंड आर सुटेबल फॉर ऑल बॉडी टाइप्स। एंड सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक, सॉफ्ट एंड क्लिंगी है तो सॉफ्ट है तो वो लाइट को सॉफ्ट फैब्रिक जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जो सॉफ्ट फैब्रिक्स होते हैं उनमें फिगर एक तरह से उभर कर आता है, मतलब उसमें दिखाई देता है उभर कर सारे जो भी फॉर्मेशन है। तो ऐसा ही है, इसी वजह से अगर देखिए फिगर हाईलाइट होगा तो उसमें इरेगुलरिटीज भी दिखाई देंगी। तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो यहाँ पर है 4। एंड स्टिफ एंड बल्की फैब्रिक हाइड करते हैं बॉडी इरेगुलरिटीज को। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 30। इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज पोस्चर एंड मूवमेंट इज टर्म्ड एज, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन टर्म है जो ये सब इंटरप्रिटेशन करता है बॉडी लैंग्वेज पोस्चर एंड मूवमेंट की। तो प्रॉक्सिमिक्स जो है वो रिलेटेड है स्पेस से एंड पैरा लैंग्वेज का से रिलेटेड है। काइनेसिक्स आपका रिलेटेड है विद दिस टर्म्स बॉडी लैंग्वेज पोस्चर एंड मूवमेंट। देन हमारा क्रोनेमिक्स है, तो क्रोनेमिक्स आपका रिलेटेड है टाइम से। सो इसका जो आंसर तो आपने देख ही लिया, इसमें ऐड नहीं हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट, एक्चुअली ये इजी क्वेश्चन थे तो इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया था ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में। देन द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट लर्नर, यहाँ पे लर्नर था, इज कॉल्ड पीडागोगी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो इसमें तो बताने का बिल्कुल टीचिंग का बेसिक है ये वाला क्वेश्चन। एंड फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कलर वैल्यूज, तो वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्योंकि जब हम लैब में या फिर बायोकेमिस्ट्री में हम जब टेस्ट करते हैं तो कलर की इंटेंसिटी या फिर किसी सॉल्यूशन में कुछ जब किसी भी कंपोनेंट की इंटेंसिटी को हमें चेक करना होता है तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का और भी यूजेस है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन टेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुकेट जिंक इज नीडेड फॉर सेल्यूलर ग्रोथ, इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, रिप्रोडक्शन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए गाइस, जो सेल्यूलर ग्रोथ है, सेल्यूलर ग्रोथ में हमारा जिंक हेल्प करता है, बिकॉज जो सेल्यूलर ग्रोथ होती है, सेल्यूलर ग्रोथ तो तभी होगी जब सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन में सबसे अहम रोल होता है जिंक का। तो सेल्यूलर ग्रोथ ऑफ कोर्स इसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। देन इम्यून फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिंक का। ब्लड क्लॉटिंग में होता है बट अभी उस पर रिसर्चेस ऑन गोइंग है, तो अभी कोई एक पर्टिकुलर इसका
एक थ्योरी या फिर इसका एक पर्टिकुलर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना रिक्वायर्ड है या नहीं है, अभी इसमें रिसर्चेस चली रही हैं। देन रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नीडेड है, उसके बिना नहीं हो सकता है काम। तो देखिए जो स्पर्म होता है, स्पर्म के मैच्योरेशन से लेकर ओवल्यूशन एंड साथ साथ फीटल डेवलपमेंट में भी जिंक बहुत ही ज़रूरी होता है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जिंक नहीं बल्कि सोडियम नीडेड होता है। तो हमारा ए, बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हैं। देन which of the following test is most suitable for studying association between income level of mothers and their buying practices for infant wear? तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि हम बाइंग बिहेवियर, इनकम लेवल और बाइंग बिहेवियर के बीच की एसोसिएशन देखने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस जब भी कहीं पे एसोसिएशन पूछा जाए तो ये काई स्क्वायर टेस्ट वहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ये बताता है कि किसी दो पर्टिकुलर कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट को यूज किया जाता है। इसको वैसे जनरली टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, वैसे एक टर्म इसके लिए स्पेशली यूज नहीं होती है, बट कहीं कहीं पे टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी इसको बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारा काई स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड न्यूबॉर्न इज इन द पीरियड आफ्टर सून आफ्टर द बर्थ। तो सून आफ्टर द बर्थ वो हमारा होता है बॉन्डिंग। तो देखिए अटैचमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अटैचमेंट बॉन्डिंग से थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। अटैचमेंट में आपका दोनों साइड से आ जाएगा, मतलब बेबी की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। जब आपको आप किसी को अपनी नीड्स को फुलफिल होने के लिए देखने लगते हो कि वो आपके बाई साइड खड़ा हो, तो वो अटैचमेंट होता है। देन कनेक्शन तो पूछा ही है कि कौन से कैसा कनेक्शन है, तो ये भी नहीं है, लव भी नहीं है, तो यहाँ पे है बॉन्डिंग। क्योंकि वो देखिए एक मदर होती है, वो अपने बेबी को रात को भी उठ जाती है फीड कराने के लिए, तो ऐसी बॉन्डिंग, तो वही जो उनके बीच का जो वो कनेक्शन बन रहा है ना, वही होता है बॉन्डिंग। तो आई होप जितने क्वेश्चन अभी तक किए हमने वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको पसंद आई एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अभी भी अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कुछ भी कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और आप रिव्यू भी कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू कि आपको कैसी लगी वीडियो और आगे किस टाइप से मैं और भी कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकती हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।